सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी प्री 2022 को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। एक वीडियो मैंने पहले इससे बनाया है, आप प्लेलिस्ट में देख लेना या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करना, आपको मिल जाएगा वीडियो। तो आज हम 10 टॉपिक और लेने वाले हैं, इसमें अच्छे से बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आएगा क्योंकि इनके आसपास से मैंने अच्छा रिसर्च किया है कि प्री में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और सबसे पहले आप इस चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वो वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर जरूर करना। तो सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं सांबर लेक वाला। ये काफ़ी चर्चा में रहा है पिछले दिनों में और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसकी लोकेशन कहाँ पे, राजस्थान के जयपुर जिले में है। और यहाँ पे आप जानते हो कि सांबर जो झील है एक खारे पानी की झील है और आंतरिक खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, ये एक फैक्ट है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ से यूरेशिया और साइबेरिया से जो प्रवासी पक्षी है ना वो आते हैं यहाँ पे। तो कौन से पक्षी हैं? तो फ्लेमिंगो, कॉमन टिल, कॉमन कूट और पेरेगन फाल्कन, कई यहाँ पे 40 से अधिक पक्षी हैं। पिछले दिनों में एक समस्या आई थी यहाँ पे, क्या थी कि यहाँ पे पक्षियों की काफ़ी मृत्यु हुई थी। किस कारण से? एक बैक्टीरिया जनित बीमारी थी, कोएवियन बोटुलिज्म बीमारी। ये आ सकता है ऐसा कि ये कौन बैक्टीरिया जनित है या वायरस जनित बीमारी है। काफ़ी संख्या में आप जानते हो 2019-20 में यहाँ पे पक्षी मारे गए थे। इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे कुछ स्थानीय नदियाँ हैं जो इस झील में आके गिरती है। रूपनगढ़, मेथा, खारी और खंडेला स्थानीय नाम है और स्थानीय नदियाँ हैं। यहाँ पे और क्या है, नमक उत्पादन भी होता है और ये एक रामसर भी साइट भी है। राजस्थान की 2 वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। एक है सांबर झील और दूसरी है केवलादेव भरतपुर का जो पक्षी अभयारण्य, नाम सुना होगा आपने। ये 2 इंपॉर्टेंट साइट है तो आपको पता होनी चाहिए। सेकंड टॉपिक है एमएमआर, मातृत्व मृत्यु दर। तो मातृत्व मृत्यु दर के डाटा आपके काम आ सकते हैं। प्री में भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मेंस के अंदर भी आप इनको आराम से इनको यूज में ले सकते हो। इसके अलावा एक योजना भी है यहाँ पे, लक्ष्य योजना, जो कि क्या है, एक क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव इन लेबर रूम एंड मेटर्निटी ऑपरेशन थिएटर। ये हेल्थ मिनिस्ट्री की एक योजना है। इसको और इसके कंपोनेंट को आप चेक कर लेना, थोड़ा गूगल कर लेना। क्योंकि ये जो यहाँ पे मैंने डाटा बता रहा हूँ ये द हिंदू न्यूज़पेपर के हैं। तो द हिंदू पेपर न्यूज़ से हर बार मैंने देखा है कि प्री के अंदर क्वेश्चन होते हैं या इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से भी होते हैं। तो मैं द हिंदू पढ़ता हूँ तो उससे नोट्स बनाता हूँ और वो नोट्स आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ। ठीक है, तो एमएमआर में क्या है, अभी इंडिया का क्या कितना डाटा चल रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 103 प्रति 1 लाख जीवित बच्चों पर ये डाटा है। लगातार सुधार हो रहा है, इसमें अच्छी बात है कि लगातार इसमें सुधार हो रहा है। आगे क्या है, इसमें एक चीज़ और देखने को मिली कि जो दक्षिण भारत के राज्य हैं जैसे केरल है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनमें अच्छा सुधार देखा गया है। तो केरल के अंदर कितना है, 30 मतलब प्रति 1 लाख पर है, तो काफ़ी अच्छा सुधार गया है, जबकि असम का काफ़ी खराब है मामला। ये आप डाटा देख सकते हो। इसके अलावा जैसे एसडी लक्ष्यों में कितना टारगेट रखा है हमने, 70 पर 1 लाख पे रखा है हमने टारगेट, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको यूपीएससी फ्री क्लासेस के बारे में बताना चाहूँगा। प्रेप लैडर ऐप पर आप इनके जितने भी पेड कोर्स हैं, आप 7 दिनों के लिए बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है, पहले ये क्लासें केवल इंग्लिश में थी, लेकिन हाल ही में इंग्लिश में भी लॉन्च की गई है। यानी हिंदी मीडियम के विद्यार्थी भी इन क्लास का लाभ ले सकते हैं। आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना है धर्म। और यहाँ पे अच्छी बात ये है कि फ्री में भी बहुत सारी इनिशिएटिव है, जैसे एनसीईआरटी समरीज, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट आदि भी आप यहाँ पे सोल्व कर सकते हो। तो जल्दी कीजिए, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे चिल्का झील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो क्वेश्चन हर बार बन ही जाता है किसी न किसी टॉपिक को जोड़ के। जैसे 2019-20 में जो क्वेश्चन आया था वो इरावदी डॉल्फिन को लेके आया था। तो अभी किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे एक मंगलाजोड़ी क्षेत्र है, चिल्का लेक के आसपास में एक छोटा द्वीप क्षेत्र है, जहाँ पर क्या होता है, प्रवासी पक्षियों का एक मुख्य प्रजनन क्षेत्र है। चिल्का लेक को आप लोकेशन देख सकते हो कहाँ पे, और इसको भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील भी माना जाता है। ठीक है, और इसके अलावा भी ये मतलब वैश्विक स्तर पर भी इसका सेकंड स्थान है, लेगुन या खारे पानी की झील की बात करें तो। इसमें प्रमुख कौन सी नदियाँ आके गिरती है, तो नदियाँ हैं भार्गवी, दया, माकरा, मल्लागुणी और लूना। ये यहाँ के स्थानीय नाम है और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का भी दर्जा दे रखा है और रामसर साइट का भी इसको दर्जा दिया गया है। इसके अलावा क्यों फेमस है और भी तो आगे टॉपिक जैसे यहाँ पे कि चिल्का लेक किस लिए प्रसिद्ध है, डॉल्फिन की आबादी के लिए। कौन सी डॉल्फिन, यहाँ पे है इरावदी डॉल्फिन। ये क्वेश्चन तो आ चुका है, शायद 2 बार आ चुका है। एक बार तो मैं कंफर्म हूँ 2019-20 में ही आया है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हाल ही में इनकी डॉल्फिन की गणना हुई थी, तो उसमें देखा गया कि डॉल्फिन की आबादी में वो यहाँ पे वृद्धि देखी गई है। प्रमुख रूप से 6 डॉल्फिन की प्रजाति मानी जाती है, इरावदी, फिलनेस, बोटलनोज, स्पिनर डॉल्फिन, हैम्पबैक और धारीदार। और यहाँ पे कौन सी पाई जाती है चिल्का में, चिल्का में पाई जाती है डॉल्फिन। तो ये हम कह सकते हैं कि जैसे
जो इरावदी डॉल्फिन है, मुख्य रूप से यदि इनका हम डाटा देखें, तो ये आयुष्मान की कौन-सी कैटेगरी में? आयुष्मान की एंडेंजर्ड कैटेगरी में, ठीक है? और ये कहाँ मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशिया में पाई जाती है। जैसे प्रमुख 3 नदियाँ हैं यहाँ पे, इरावदी, मेकांग और महाकम, इंडोनेशिया। ये नदियाँ भी आ सकती है, ठीक है? ये नदियों का भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे और भी द्वीप है, सतपाड़ा और नलबाना द्वीप चिल्का के पास में, और इरावदी डॉल्फिन को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में अनुसूची फर्स्ट में रखा गया है। तो ये ऐसे फैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आएँगे यहाँ पे, ठीक है? और पहले आ चुका है कौन-सा? इरावदी डॉल्फिन का। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आगे क्या है, जैसे अभी भारत और रूस का मामला चल रहा है, आप जानते हो रूस और यूक्रेन का जो वार चल रहा है, उसमें कई सारे डाटा यहाँ निकल के आए हैं और डाटा प्री में पूछे जा सकते हैं। कुछ मतलब कुछ ऑथेंटिक चीज़ों के साथ में इनको जोड़कर पूछा जाएगा। जैसे हम आपको ये पता होना चाहिए कि भारत और रूस का रक्षा आयात अभी क्या चल रहा है, तो 2012-17 में देखें हम, तो 69% हमारा रक्षा उत्पाद या आयात कहाँ से हो रहा था? आयात कहाँ से हो रहा था? रूस से हो रहा था। लेकिन हाल ही में डाटा गिरे हैं कि अभी हम 46% कुल जितने भी हम रक्षा उत्पाद आयात करते हैं, उनमें से 46% कहाँ से करते हैं? रूस से करते हैं। ठीक है, भारत रूस से 46% हथियार आयात करता है। यदि एक डाटा ये भी आता है कि वैश्विक स्तर पर हम देखें सबसे ज़्यादा आयात कौन करता है? तो इसमें भारत ही है फर्स्ट पे। पहले सऊदी अरब था, लेकिन अभी भारत है, और दूसरा सऊदी अरब का स्थान है, तीसरा मिस्र, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और चीन का। तो ये फैक्ट आ सकते हैं, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे-सीधे फैक्ट यहाँ से बन सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ये एक टेक्निक है जो हाल ही में यूज़ में ली जा रही है, बोमा टेक्निक। ये एनवायरनमेंट इकोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, क्या है? तो ये कह रहे हैं कि जो अफ्रीकन टेक्निक है बोमा, इसको हमारे यहाँ यूज़ में लिया जा रहा है, किसमें? जैसे राजस्थान में एक अभयारण्य है, यहाँ पे देखना आप कि यहाँ पे कुछ डियर को लोकेट किया जाएगा, कहाँ पे? केवलादेव अभयारण्य से कहाँ किया जाएगा? इसमें मुकुंदरा हिल्स में। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बोमा टेक्निक क्या है? बहुत ही सिंपल टेक्निक है। सिंपल सा देखो, यहाँ पे डायग्राम बनाया है मैंने इसका, आप देखना। इसका आराम से ये डायग्राम देखना आप, कि क्या करेंगे, वो एक बाड़ सी बनाएँगे ऐसे, या किसी मतलब ग्रीन चीज़ का कॉरिडोर बनाएँगे। बाद में पशुओं को क्या कर लेंगे, यहाँ पे घेर लेंगे। घेर के क्या करेंगे, फिर एक किसी जो ट्रक होता है उसके अंदर इनको ट्रक पे बिठा लेंगे और फिर दूसरी जगह इसको क्या कर देंगे, रीलोकेट कर देंगे। एक सिंपल टेक्निक है, ये अफ्रीका में ऐसा यूज़ में लिया जाता है। पुराने समय में भी जब जंगल से घोड़े वगैरह या कुछ जो जंगली जानवर पकड़ने के लिए इस टेक्निक का यूज़ में किया जाता था। तो हो सकता है आ जाए, मतलब ऐसा कुछ आ सकता है। तो अभी ये कहाँ पे यूज़ में लेंगे? तो ये राजस्थान में इसका हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? जैसे इसमें केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव कहाँ पे? ये भरतपुर में है। और मुकुंदरा हिल कहाँ पे? मुकुंदरा हिल इधर कोटा की तरफ है। जैसे मुकुंदरा हिल जो टाइगर रिज़र्व है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में इसको टाइगर रिज़र्व का दर्जा दिया गया है। इस क्षेत्रों में फैला हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे नदी कौन-सी है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मुकुंदरा हिल का मिलान किया जाएगा तो कौन-सी नदी आएगी? चंबल नदी। आपने ये देखा होगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। इसी तरह हम केवलादेव में देखें कौन-सी नदियाँ हैं, तो गंभीर और बाणगंगा या बाणगंगा यहाँ पे प्रमुख नदियाँ हैं। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आएँगे, आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, मैपिंग पता होनी चाहिए, कौन-सी नदियाँ हैं, उनको क्या-क्या दर्जा दे रखा है। तो मुकुंदरा हिल आपको पता है टाइगर रिज़र्व है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान क्या है? ये एक प पक्षी अभयारण्य भी है। नेशनल पार्क के साथ-साथ एक पक्षी अभयारण्य भी है, और रामसर साइट को भी इसको दर्जा दे रखा है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का भी इसका दर्जा दे रखा है। तो कितना इम्पोर्टेंट यहाँ से आपके लिए हो जाता है। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी राजस्थान में इसको क्या करें, यहाँ से हिरण को, डियर को ट्रांसलोकेट किया जा रहा है, कहाँ पे? मुकुंदरा टाइगर हिल्स की ओर, क्योंकि मुकुंदरा टाइगर हिल्स में वही आप जानते हो ना कि हमने इकोलॉजी में पढ़ के आए हैं कि फूड वेव और खाद्य श्रृंखला जो होती है उसको मेंटेन करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, पारितंत्र को सही से रखने के लिए। आगे है मुल्लापेरिया डैम, ये फिर से चर्चा में है। ये लगभग हर साल चर्चा में रहता है। इस बार दोबारा इस समय चर्चा में, मार्च और अप्रैल महीने में चर्चा में है, तो हो सकता है जब यूपीएससी का इस समय पेपर सेट होगा, अप्रैल महीने में मानो, या मार्च में बनता होगा पेपर, तो ये हो सकता है करंट अफेयर में उनकी नज़र में हो तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, तो हमें सीरियस लेना है इस चीज़ को। तो अभी ये मुल्लापेरिया डैम चर्चा में, तो क्या-क्या इंपॉर्टेंट है? तो मुल्लापेरिया डैम सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है कि सबसे पहले इसकी लोकेशन देखते हैं कहाँ पे। तो मुल्लापेरिया डैम जो है, इसका जो पानी है वो आता तो काम में कहाँ है? तमिलनाडु के काम आता है। लेकिन ये डैम कहाँ पे? केरल राज्य में स्थित है। इसीलिए तो संकट है कि तमिलनाडु चाहता है इसकी ऊँचाई बढ़ाई जाए, लेकिन केरल चाहता है, केरल का समस्या ये है कि ऊँचाई बढ़ा दोगे, ये पुराना डैम है, टूट जाएगा तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपदा क्रिएट कर सकता है। तो केरल का मामला भी सही है, और दूसरी बात तमिलनाडु का भी सही है कि उनको अपने किसानों के लिए एक्स्ट्रा पानी चाहिए, तो उनकी बात भी सही है। तो उन दोनों को ध्यान में रखते फिर ये मामला कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, या काफ़ी इस पर चर्चा होती रहती है। तो जैसे चूना का गारा, इसमें क्या है, चूना या मात्रा बड़ी आएगी। ये किसका बना हुआ है? चूने के गारे का बना हुआ है, या लाइम और मोर्टार का बना हुआ है। ये आ सकता है कि ये मुल्लापेरिया डैम किसका बना है? 126 साल पुराना है, यानी अंग्रेज़ों के ज़माने का ये है, कह सकते हैं हम। और ये गुरुत्व बाँध इसको हम कहेंगे। ये किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है।
ठीक है, पेरियार नदी पर है, केरल राज्य में है और यहाँ पे कार्डामम पहाड़ियाँ, इलायची पहाड़ियाँ यहाँ पे। विवाद किनके बीच में? केरल और तमिलनाडु के बीच में है। तो उद्गम कहाँ पे? जैसे हम पेरियार नदी को माने तो पेरियार नदी कहाँ से निकलती है? पेरियार नदी नदी इधर से पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है वहाँ से निकलती है और एक तरह से आप कह सकते हो तमिल और जो केरल है उनकी सीमा से वहाँ से निकलती है और आगे बहती हुई यहाँ पे जैसे इस पर पेरियार डैम है, मुल्ला पेरियार डैम है और आगे इस पर एक और बांध है, इडुक्की बांध है और पेरियार नदी आगे जाके फिर कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो पेरियार नदी पूछ लेगा या इन पर बांध पूछ लेगा या ये पूछ लेगा किन के बीच में, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और जैसे ये बांध बना हुआ है, आगे आप देखना मैंने काफ़ी यहाँ पे डिटेल दी है, इसको आप देखना एक बार, डिटेल को हम देखेंगे तो जैसे यहाँ से पेरियार नदी आती है, यहाँ पे बांध बना है, बांध का पानी फिर तमिलनाडु की ओर जाता है, वेगई वहाँ पे नदी है या वेगई बांध है उसको आपूर्ति करता है जल, और फिर यहाँ से मदुरै मदुरै की और भी वाटर सप्लाई होता है। तो ऐसे कई फैक्ट यहाँ से बन सकते हैं। वेगई नदी कहाँ पे है? तो वेगई नदी तो इस तरफ जाती है बंगाल की खाड़ी की ओर, और पेरियार नदी किस तरफ जाती है? अरब सागर की ओर जाती है। तो ये ध्यान में रख लेना आप, ठीक है। इसके अलावा इसका संचालन कौन करता है? तमिलनाडु करता है। अवस्थिति कहाँ पे है? केरल में। इसका जल उपयोग कौन करता है? तमिलनाडु करता है। और आर्ट संविधान के आर्टिकल को हम देखें, 262 को देखें तो उसके अंदर जल विवाद की समस्या का निपटान करने का ऑप्शन है। तो जब भी आप लक्ष्मीकांत पढ़ो तो इसको ध्यान से पढ़ना कि आर्टिकल 262 क्या है, किसको अधिकार दिए गए हैं, वो ढंग से करना है इसको, ठीक है। यहाँ से किस तरह का एक क्वेश्चन बनेगा, चाहे पॉलिटी में बन जाए, चाहे ज्योग्राफी में बन जाए, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का बन जाए, कहीं न कहीं से तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ये आप ध्यान रखना। आगे क्या है? आगे नेत्रा, ये क्या है? नेत्रा क्या है? तो इसरो टू सेट अप ट्रैकिंग ऑफ स्पेस डेब्रिस, ये काफ़ी चर्चा में अभी काफ़ी कल परसों में एक रिपोर्ट पे देख रहा था कि इसरो ने एक रिपोर्ट जारी की थी कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस में क्या हो गया, कचरा हो गया, स्पेस कचरा हो गया, तो उसको लाने के लिए ऐसी बातचीत चल रही है और इसको ध्यान में भी रखा जा रहा है। तो नेत्र क्या है? नेत्र प्रोजेक्ट है हमारे इसरो का है, ठीक है। नए रडार और ऑप्टिकल टेलीस्कोप के माध्यम से क्या किया जाएगा? नेटवर्क फॉर, इसकी फुल फॉर्म देखना, इसकी फुल फॉर्म से ही आपका आंसर बन जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन साइंस के आते हैं ईजी आते हैं, सिंपल सा आएगा नेत्र क्या है। तो नेत्र क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इसरो का मतलब ट्रैकिंग है एक तरह से, ट्रैकिंग नेटवर्क है, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। तो एक तरह से हम कह सकते हैं जैसे पहले से हमारे पास एक प्रणाली काम कर रही थी, ये कहाँ पे? मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार एट श्रीहरिकोटा रेंज में वहाँ पे स्थापित की गई थी, लेकिन इसमें लिमिटेड रेंज है, तो नया अभी लॉन्च किया गया है, ये क्या है? नेत्र है। और ये मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो ये चेतावनी प्रणाली भी है। जैसे ये उपग्रह के साथ साथ में स्पेस में ये भी ध्यान रखेगा, जैसे हमारे यहाँ कोई मिसाइल हमला होने वाला हो उसकी भी हमें चेतावनी दे देगा। तो ये नेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेस और डिफेंस दोनों के दृष्टिकोण से, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इसका थोड़ा-सा आप क्या करोगे, थोड़ा-सा गूगल या यूट्यूब पे देखना इसको, क्योंकि ये आ सकता है। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि ऐसे क्वेश्चन साइंस और टेक में आते हैं, ये दोबारा भी आ सकता है। थोड़ा-सा आप रिसर्च कर लेना इसमें, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जैसे रूस और यूक्रेन में अभी चीज़ें चल रही, तो जैसे हमने कल बात की थी, जैसे कल मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था उसमें मैंने बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रूस और यूक्रेन के समय अभी गेहूँ संकट आया है। तो भारत के पास क्या एक अपॉर्चुनिटी है, जैसे हमारे पास गेहूँ का अच्छा स्टॉक कह सकते हैं, बफर स्टॉक कह सकते हैं, तो इसको हम अभी अवसर को भुना सकते हैं, अच्छा मौका है। तो इसमें फैक्ट पता होना चाहिए कि सिंपल फैक्ट आते हैं कि जैसे गेहूँ के अभी क्या है, टॉप उत्पादक कौन से? तो चीन पहले स्थान पर है, दूसरा भारत है, रूस, यूएस और कनाडा या फ्रांस, ठीक है। टॉप ऊपर के याद रखो 2-3। और इसके अलावा निर्यात में रूस आगे, लेकिन रूस पे भी आर्थिक संकट आ गया है, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। तो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, निर्यात में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा ईयू, यूएसए, कनाडा, यूक्रेन, भारत तो मतलब टॉप 10 में के आसपास होगा, शायद टॉप 10 या 11 के आसपास होगा। इसके अलावा आयातक कौन है? मिस्र, इंडोनेशिया, सूडान, तंजानिया, लीबिया आदि देशों में गेहूँ का आयात किया जाता है। और इसकी सप्लाई कौन कर रहा था इन दिन? रूस और यूक्रेन के द्वारा सप्लाई हो रही थी इधर। तो रूस व यूक्रेन क्या कर रहे हैं, विश्व का 25% गेहूँ निर्यात करते हैं। और आर्थिक प्रतिबंध के बाद में गेहूँ निर्यात का अवसर किसके पास में? भारत के पास में है। भारत निर्यात कर सकता है कहाँ? मध्य एशिया, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया में, जहाँ अभी ये मतलब अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई है, तो यहाँ पे हम निर्यात कर सकते हैं। तो कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आपको ये लगता होगा ये बहुत सिंपल बात है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप क्वेश्चन 2019 में उठा के देखना, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि पिछले 5 साल में लगातार चावल का निर्यात कौन कर रहा है? मतलब निर्यातक में टॉप कौन है चावल? उसमें भारत आंसर था। तो गेहूँ का भी आ सकता है। चावल का आ सकता है तो गेहूँ का भी आ ही सकता है। आगे बढ़ते हैं। कोर सेक्टर, ये क्वेश्चन तो हमेशा छाया रहता है। इसके आस-पास कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कोर सेक्टर क्या है? कोर सेक्टर मतलब इसमें 8 उद्योगों को शामिल किया गया है। 8 जो चीज़ें हैं ना उनको शामिल की गई है। इसमें कौन से जो आईआईपी जो होता है, इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन इंडेक्स जो होता है, उसके अंदर कोर सेक्टर को दर्जा कितने % दिया गया? भारंश 40
40.27% इसका भारांश है। यानी जैसे आईआईपी इंडेक्स है, इंडस्ट्रियल इंडेक्स है, इसमें 100% में से 40 भारांश किसका है? 8 कोर सेक्टर का है। अब 8 कोर सेक्टर कौन से हैं? जैसे बिजली, स्टील, सीमेंट, रिफाइनरी प्रोडक्ट, कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर। तो यहाँ से क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन आए हैं, हर साल बदल-बदल के क्वेश्चन आए हैं। एक बार तो ये पूछा गया सबसे अधिक भारांश किसका है? रिफाइनरी प्रोडक्ट का भारांश है। या ये भी आ जाएगा कि इनका घटता हुआ क्रम क्या है? जैसे रिफाइनरी का सर्वाधिक है, बिजली का, उसके बाद में स्टील का, या बढ़ता हुआ क्रम आ जाएगा। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि इनको कैसे आप कैलकुलेशन में बिठाते हो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। इसके अलावा कौन जारी करता है? जैसे आईआईपी को कौन जारी करता है? सीएसओ जारी करता है। ये आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। आधार वर्ष कौन-सा है इसमें? आईआईपी में और इस दोनों में आधार वर्ष, जो अभी हमने 8 कोर सेक्टर की बात की थी, आधार वर्ष कौन-सा है? 2011-12 ये। और जैसे 8 कोर सेक्टर जो है, इनके डाटा कौन रिलीज़ करता है? तो 8 कोर सेक्टर के डाटा जो रिलीज़ करते हैं, द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी। ये किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में, और मासिक स्तर पर ये डाटा जारी किए जाते हैं। तो ये 10 न्यूज़ हमने आज 9 न्यूज़ हमने देख ली। एक और देख लेते हैं। एक ये हो सकता है एनएफसी वाला, ये क्वेश्चन भी साइंस और टेक में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल काफ़ी चर्चा में है, हर चीज़ में ये आजकल काम आ रही है। तो ये टेक्नोलॉजी क्या है? जैसे कल ही ये हिंदू में आया था, तो एनएफसी टेक्नोलॉजी फॉर इंस्टेंट पेमेंट के लिए है, और इसको हम कई तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। एनएफसी का मतलब क्या है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये बहुत आसान है, आजकल आप अपने मोबाइल में देखना, ये एनएफसी मिलेगा आपको, कि जैसे हम कोई फाइल ट्रांसफ़र करें तो इसके माध्यम से भी मोबाइल से फाइल ट्रांसफ़र हो सकती है। आप पेमेंट करना चाहते हो, जैसे क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, तो इसके बजाय आप डायरेक्ट इससे पेमेंट कर सकते हो। तो ये क्या है? शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी है। ये आ सकता है क्वेश्चन यार, ये वैसे ये क्वेश्चन 2015 में आ चुका है। एनएफसी वाला 2015 में आ चुका है, लेकिन हाल ही में इसमें क्या हुआ है, एनएफसी तकनीक का हर चीज़ में यूज़ में ले रहे हैं हम। चाहे आपकी मोबाइल की हो, चाहे पेमेंट का हो, चाहे आप ये दे सकते हो, छोटी-मोटी चीज़ें होती है ना, पोस मशीन से आप एटीएम को ऐसे करते हो, तो वो चीज़ें भी काम आती है। इसके अलावा और चीज़ों में भी काम आ सकती है, ड्राइविंग पेमेंट सर्विस है, कॉन्टैक्टलेस बैंकिंग कार्ड्स हैं, कॉन्टैक्ट टिकट फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, और इसके अलावा यूपीआई के अंदर तो बहुत ज़्यादा इसका यूज़ में है, पोस मशीन में, एंड्रॉइड फ़ोन में। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए कि अभी जैसे हाल ही में गूगल पे के द्वारा पाइनलिब के साथ मिलकर एक टैप टू पे फॉर यूपीआई शुरुआत की गई है, इसलिए दोबारा चर्चा में है। तो ऐसा क्वेश्चन फिर आ सकता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? या तो ऐसे अभी हम बात कर रहे हैं वैसे बन जाएगा, या एनएफसी का तुलना कराएगा वाई-फाई और ब्लूटूथ से। तो ये आपको ब्लूटूथ भी पता होना चाहिए, उसकी रेंज कैसे काम करती है, उसके गीगाहर्ट्ज़ वगैरह जो भी होते हैं उनको आपको पता होना चाहिए, वाई-फाई का पता होना चाहिए, 5G का पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आएँगे, मैं दिखाऊँगा एग्ज़ाम में आपको, ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसको आप तुलना कर लेना। थोड़ा बहुत तो तुलना मैंने यहाँ पे की है। एनएफसी किस पर काम करती है? ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों, रेडियो तरंगों पर काम करती है। इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट है। ये यहाँ से आ सकता है। और इसकी हम फ्रीक्वेंसी देखें तो 13.56 मेगाहर्ट्ज़ इसकी है, मतलब फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अन्य उपयोग क्या है? साइबर सुरक्षा है, वाहन चोरी है सुरक्षा, वाई-फाई, ब्लूटूथ उनके साथ जोड़ के ये क्वेश्चन आ जाएगा। इसके अलावा जैसे पहले भी ऐसे प्रयास किए गए थे 2004 और 7 में, नोकिया इनके द्वारा, फिलिप्स और सोनी के द्वारा ऐसे प्रयास किए गए थे, इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए। आजकल तो मैं मोबाइल में देख रहा हूँ ये टेक्नोलॉजी एनएफसी वाली मोबाइल में है, जैसे हम ब्लूटूथ, वाई-फाई के साथ में ये टेक्नोलॉजी मोबाइल में आ चुकी है। और ये क्या करता है, और इसके अलावा ये नेटवर्क 106 केबीआईटी प्रति सेकंड से 424 पर काम करता है। ये इसकी रेंज है, ये ध्यान रखना। प्रति सेकंड जो दर है इनकी जो भी है, उस पर काम करता है। और अभी हमने बात की 13.56 मेगाहर्ट्ज़ आवृत्ति पर काम करता है। इसकी दूरी कितनी है? जैसे आप जानते हो ब्लूटूथ या वाई-फाई की दूरी थोड़ी ज़्यादा होती है, जबकि इसकी दूरी बहुत कम होती है, 20 सेंटीमीटर होती है। तो इसका फ़ायदा क्या है कि इसकी मैक्सिमम दूरी ये कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर तक होती है, यानी 4 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक होती है। इसका फ़ायदा ये है कि इसको हैक करना उतना आसान नहीं है। हैकर को आपके पास आना पड़ेगा हैक करने के लिए। जबकि वाई-फाई में ये होता है कि दूर से भी इसको हैक किया जा सकता है, तो एक फ़ायदा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है, मतलब आप यदि पढ़ना चाहोगे, जब साइंस और टेक के टॉपिक को कवर करोगे, तो ऐसे टॉपिक को ज़रूर ध्यान में रखना कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आज के 10 टॉपिक हमारे हो गए। यदि आपका लगातार इसमें प्यार मिला, आप लोगों लगातार ऐसी वीडियो देखते हो, तो मैं लगातार आपके लिए ऐसे कंटेंट वाली वीडियो लाता रहूँगा। यदि आप नहीं देखते हो, वीडियो में ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएँगे, तो ऐसी स्ट्रैटेजी मैं आगे बंद कर दूँगा, ठीक है? तो आप पर डिपेंड है, आप इसको लाइक शेयर करोगे, देखोगे तो मैं लाऊँगा, नहीं अदरवाइज़ नहीं लाऊँगा। थैंक यू, मिलते हैं एक और वीडियो में।